नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो आत्मा की यात्रा में, जहां हम आपको ऐसे पिरामिड मास्टर से, ऐसे सीनियर मास्टर से मिलाते हैं जो खूब ध्यान प्रचार कर रहे हैं और सभी को ध्यान से जोड़ रहे हैं। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं राजेश खेले जी के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। पेशे से वो फिल्म मेकर है और तकरीबन 8 साल से PSSM PMC हिंदी के साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे PSSM में। बिल्कुल, धन्यवाद। आपके आगे की जर्नी, जो अभी ध्यान की जर्नी चल रही है, उसको जानने से पहले मैं आपके पिछला जो आपका ध्यान से पहले जीवन चल रहा था, उसके बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं तकरीबन 2013 से मेडिटेशन से जुड़ा हूँ। 2013 के पहले की ज़िंदगी के बारे में बात करनी होगी तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। रोज़ सुबह शाम होती थी, रात होती थी, फिर से दूसरा दिन शुरू होता था और विदाउट एम, विदाउट एनी गोल ये काम हमारा चलता था। तो डेफिनेटली लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा कंफ्यूज्ड लाइफ था, कोई गोल फिक्स नहीं थे। मैं काम क्यों कर रहा हूँ ये भी इसके बारे में मुझे कोई बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट डेफिनेटली था, लेकिन क्या करने से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाऊंगा या कोई सिमिलर विचार के लोग मिलके कुछ कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सब बातों से मैं थोड़ा कंफ्यूज ही था, ऐसे ही बोल सकता हूँ। लेकिन जिंदगी चल रही थी। मेरा कारोबार, बिजनेस का जो कारोबार है वो ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक ही चल रहा था, कोई टेंशन तो थी नहीं। लेकिन स्टिल आई फाउंड इनकम्प्लीटनेस इन माय प्रीवियस लाइफ बिफोर 2013। तो उसको कंप्लीटनेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना चाहिए, ये एक सोच थी मेरी, या उसकी शायद खोज भी चल रही थी, ऐसे आप बोल सकते हो। बिफोर 2013 या बिफोर आई गेट इनटू द मेडिटेशन, तो मेरी जिंदगी आप बोल सकते हो तो एमलेस ही थी और कोई क्लैरिटी नहीं मैं बना पा रहा था। या आप बोलते हैं ना अपन कोई स्पिरिचुअल गोल बोलो या कमर्शियल गोल बोलो या कोई डेडिकेटेडली कोई चीज करने के बाद हम जो आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचते हैं लाइफ में, तो वैसे कुछ भी नहीं था। मैं बस रोज का जिंदगी, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही थी, उसमें मैं मेरा काम कर रहा था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि 2013 के बाद ही मेरी लाइफ में एक थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में जुड़ पाया हूँ कुछ हद तक, अभी भी कोशिश जारी है। तो डेफिनेटली लाइफ वाज डिस्टर्ब्ड लाइफ थी, ये डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ मैं। सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप अपने लाइफ को लेकर, एक पर्पस ऑफ लाइफ को लेके, आप कमर्शियल कह लीजिए, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थे, स्ट्रेस में थे। सो अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आप PSSM PMC हिंदी के बारे में आपको कैसे पता लगा, आप कैसे इस तरफ आए? तो 2013 में मैं मास्टर हिमांगी को मिल पाया। उनके बच्चों को कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता थी ऑफलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में मास्टर हिमांगी को मिला और मास्टर हिमांगी ने मुझे बताया कि भाई PSSM नाम के ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिटेशन को लेके काफ़ी प्रचार करती है, प्रसार करती है। और PSSM जो है वो संपूर्ण शाकाहार या संपूर्ण श्वासाहार पे ध्यान दे के काम करते हैं। गुरुजी, अपने जो गुरुजी हैं, जो ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनके बारे में मुझे उनसे ही पता चला। उनको काफ़ी 5-6 बार मैं मिला पिछले 8-10 साल में। 5-5 मिनट की मेरी वो छोटी छोटी मुलाकातें थी, लेकिन उससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिलती गई मुझे। और ध्यान
करने के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। डेफिनेटली जो मास्टर्स हैं पुणे में, ब्रह्मर्षि जोशी जी हैं, श्रृंगारपुरे मिस्टर एंड मिसेस, ये दोनों मेडिटेशन को लेके काफ़ी काम करते हैं। पिरामिड्स का भी पिरामिड बनाने का भी काम उनके माध्यम से होता है और काफ़ी सीनियर मास्टर भी हैं। तो उनसे मेरी डिस्कशन अलग लेवल पे होती थी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में होती थी, मेडिटेशन को लेके होती थी, मेडिटेशन से आने वाले अलग अलग एक्सपीरियंस को लेती थी। वो एक्सपीरियंस को हम लोग हमारी ज़िंदगी के साथ कैसे जोड़ पाते हैं या कैसे जोड़ना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। तो मेरी जो भी जर्नी हुई है पीएसएसएम को लेके या मेडिटेशन को लेके, तो डेफिनेटली मेनली पुणे में ही हुई है। मैं कोई खास उस सिलसिले में मैं ट्रैवल नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन डेफिनेटली जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी ऑफलाइन मेडिटेशन की क्लासेस होते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10 साल से। तो वो बच्चों को लेके मेडिटेशन सिखाना हो या बच्चों को लेके कुछ मोटिवेशनल कुछ काम करना हो, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन बच्चों के साथ हमेशा रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है। तो उस सिलसिले में मेरा काफ़ी मैंने काम किया, काफ़ी स्कूलों से हमने अलग-अलग लेवल पे बातें की, प्रपोज़ल दिए, मेडिटेशन के क्लास कंडक्ट करना, उनको मेडिटेशन सिखाना। तो बच्चों के साथ उनके माँ-पिताजी भी फिर धीरे-धीरे इंटरेस्टेड थे, तो वो भी हमसे जुड़ गए। तो काफ़ी काफ़ी लोगों को मैं पिछले 10 साल से मिला हूँ। तो अभी मेरे ख्याल से अभी जो बदलाव मैं देख रहा हूँ मेरे काम में या मेरी ज़िंदगी में, तो बदलाव मैं ये डेफिनिटली बोल सकता हूँ कि भाई नाउ आई एम बेटर फोकस्ड पर्सन। मैं जो भी काम करता हूँ तो काम करने के पहले मैं कुछ सोचता हूँ। जो मैं 13 साल के पहले बिल्कुल सोचे बगैर काम की कर देता था। अभी ऐसा नहीं होता है, मैं काम करने के पहले सोचता हूँ, काम करते-करते सोचता हूँ, काम होने के बाद भी सोचता हूँ। तो डेफिनेटली प्रोन्स एंड कॉन्स जिसको हम बोलते हैं, या पर्पस ऑफ लाइफ बोल सकते हो, या पर्पस ऑफ कोई भी काम करने के पहले जो आपका पर्पस होता है, वो पर्पस क्लियर होता है, क्लैरिटी मेंटेन होती है। और ये काम करने के बाद मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मेरे साथ-साथ मेरे जो कलीग्स हैं या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको भी क्या बेनिफिट होगा, ये सोच के या मैं ज़्यादा बेटर काम अभी कर रहा हूँ। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि भई लाइफ को एक दिशा मिली है, एक क्लैरिटी आ गई है। पूरी तरह से तो आई है ऐसे मुझे नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल आई फाउंड कि मैं उस जर्नी के पीछे अभी या जर्नी के साथ-साथ चल रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत आपने बताया सर। साथ ही जैसे अभी आपने बताया कि आप पत्री जी से मिले पीछे 4 से 5 बार, और साथ ही आपने बताया कि आपको क्लैरिटी भी मिली। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आप जब पत्री जी से मिले, तो आपके अंदर क्या भाव चल रहे थे और उनसे आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, मैं पत्री जी से जितनी बार भी मिला हूँ, तो मेरा जो काम है, मैं जो फ़िल्म मेकिंग जो करता हूँ, बेसिकली आई एम अ एनिमेशन फ़िल्म मेकर। एनिमेशन को लेके मैं फ़िल्में बनाता हूँ, डॉक्यूमेंटरीज़ बनाता हूँ, एड फ़िल्म्स में बनाता हूँ या टेलीविज़न एपिसोड्स वगैरह बनाता हूँ। तो पत्री जी से जब भी मैं मिला हूँ, मतलब मेरा ये इंटेंशन था कि भाई पत्री जी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी है। उन्होंने, मुझे बाद में ये भी पता चला कि पत्री जी ने करीब-करीब 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो डेफ़िनिटली उनके पास कंटेंट को लेके काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं हमेशा, मेरा यही मतलब यही एक मोटिव रहता था कि भाई पत्री जी से मुझे कुछ मिले, कोई ज्ञान मिले, उस ज्ञान को मैं मेरे एनिमेशन में मैं कैसे कन्वर्ट करूँ और मैं एनिमेशन को लेके स्पिरिचुअलिटी को कैसे आगे ले जाऊँ। तो मेरा तो पर्पस हमेशा कमर्शियल माइंड से ही था, टू बी वेरी फ्रैंकली। और मुझे तभी भी लगता था और आज भी शायद यही लगता है कि मेरे जैसे इंसान को शायद वही पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लोगों को जो मैं मिलता हूँ, तो उनसे जो मुझे सीखने मिलेगा, उनसे जो मैं ज्ञान लूँगा, उसको एनिमेशन के माध्यम से कन्वर्ट करके मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बोलने के बगैर मैं बताऊँगा कि जो बच्चे हैं, जो 7-8 से लेके 13, 14, 15 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को लेके कोई ना कोई अच्छे एनिमेशन करूँ और बच्चों को अच्छा कंटेंट दूँ,
तो वही सिलसिले में मैं पत्री जी से मिलता था, पत्री जी से मेरी मुलाकात और मेरी बातें भी वही पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। शुरू में डेफिनेटली पत्री जी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स, ये गलत होगा यहाँ पे बताना, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि उन्होंने मेरे बातें तो सुनते थे वो, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट या कोई मुझे सुझाव नहीं दिए या ये करो वो करो ऐसा कोई बताया नहीं। पहले 2-3 मीटिंग में तो यही हुआ, लेकिन जब दिल्ली के एक अपनी मास्टर हैं, मास्टर पल्लवी, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी महावतार बाबा जी के ऊपर, जो उन्होंने किताब लिखी है कन्वर्सेशन विद महावतार बाबा जी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एनिमेशन करने के बारे में हम सोच रहे थे। जैसे आपने बताया कि आप अपने हुनर को एक मिक्स करना चाहेंगे आध्यात्मिकता से और उसको आगे लेके जाना चाहेंगे, सो यह बहुत अच्छा कार्य है। साथ ही मैं जानना चाहूँगा, जब आप पत्री जी से मिले, जैसे आपने बताया कि आपकी मीटिंग कैसी रही, उनसे मिलना कैसे रहा, तो उनसे जुड़ा कोई अनुभव जिसने आपको उनकी तरफ आकर्षित किया, या उनका आपको विजडम सबसे ज़्यादा लगा था कि अट्रैक्टिव, या उनकी जो सभी के साथ एक वननेस की जो एक स्थिति रहती थी वो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? पत्री जी को लेके मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट एक ही चीज़ से हुआ कि एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं, या जो बंदे को स्पिरिचुअल 100% क्लैरिटी आई है। और पत्री जी हमेशा एक चीज बोलते थे, हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स में बोलो या कभी भी ऑफलाइन, जब भी मैं उनसे पर्सनल मुलाकात के बावजूद जब भी उनसे कोई सेशन में मिलता था या कोई वर्कशॉप में सेमिनार में मिलते थे, मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी याद है एक वर्कशॉप में उन्होंने पुणे में हमको ये बताया था कि आप योगा जो करते हैं आजकल, हम जो योगा के बारे में काफी लोग जागरूकता बढ़ी है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन पत्री जी का ये कहना था कि सबसे बेहतरीन कोई चीज जिंदगी में होगी तो मेडिटेशन है। योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करो। तो मुझे ये अट्रैक्ट ज्यादा किया था कि एक बंदा है जो उसके बातों पे काफी डिटेल से, क्या बोलते हैं ना, उसको पकड़ के रखता है या उसका ही प्रचार करता है, उसका ही प्रसार करता है। और हमको यही करना है, हमको बाकी कोई चीज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली इवन स्पिरिचुअल। घर में कोई मुहूर्त है या कोई, तो काफी बार हम लोग जो घर पे अलग अलग टाइप के रिचुअल्स करते हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। किसी अन्य कोई भगवान या कोई भगवान नाम की कोई मूर्त बोलो या कोई फोटो बोलो, उसकी भी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करते रहो, क्योंकि पत्री जी एक चीज हमेशा और भी बोलते थे कि आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है। और जब कोई किसी इंसान को अपनी गुरु की पहचान होती है, अपनी स्वयं गुरु की, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं, अपने अंदर वाला जो गुरु है, अपना जो सांस है, हर एक की सांस उसकी गुरु होती है, ये पत्री जी हमेशा बोलते थे। तो मुझे वो बहुत स्ट्राइक कर गई थी बात कि जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करो। रेगुलर मेडिटेशन करेंगे आप तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग। पत्री जी और एक चीज हमेशा बोलते थे कि नर से नारायण बनो। तो नर से नारायण बनो, हम लोग तो अभी भी नर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन नारायण होने तक का जो सफर है, वो सफर डेफिनेटली मेडिटेशन से ही आने वाला है। तो मुझे ये सबसे अट्रैक्ट कर गई कि भाई अपना गुरु अपनी खुद की सांस है और बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये गुरु जी का जो विधान था वो मुझे बहुत अपील करके गया, उसके माध्यम से मैं ज्यादा उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो यही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अपना गुरु हम स्वयं खुद है। बहुत ही अद्भुत तरीके से सर आप अपनी जर्नी को बता रहे हैं, सभी अनुभव हमें बता रहे हैं। पत्री जी के रिगार्डिंग अभी आपने बात किया, आपने क्या चीज आपको आकर्षित किया उनका, मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने स्वाध्याय के रिगार्डिंग बात किया है, तो सर की आपने कौन सी किताब पढ़ी है और उससे आपको क्या सीखने को मिला? तो पत्री जी की आत्मयोगी भव और काफी 2-4 अलग अलग जो किताबें, जिन किताबों में पत्री जी ने मेडिटेशन को लेके, या तो पीएसएसएम के जो 18 मूल तंत्र, क्या बोल सकते हो उसको, प्रिंसिपल्स हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया, उसको एग्जाम्पल के तौर से एक्सप्लेन गुरुजी ने किया है। तो वो किताब मुझे ज्यादा अपील की, क्योंकि ये जो भी किताबें पत्री जी सजेस्ट करते थे या जो भी किताबें लिखते थे, तो वो एक बहुत बड़ा विजुअल तो नहीं, लेकिन टेक्सचुअल एक रेफरेंस मटेरियल हमेशा
सामने रहता है, और वो रेफरेंस लेने के बाद ही हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार या 5 बार या 10 बार पढ़ने के बाद ही आपको उसकी डेप्थ समझ में आती थी, वो कंटेंट के बारे में जो लिखा है उसमें। तो उससे मुझे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिली, और मैं स्वाध्याय के ऊपर स्वयं स्वाध्याय खुद मेडिटेशन करते रहना, लोगों को तो डेफिनेटली सिखाएंगे, लेकिन हमको ये खुद को मेडिटेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है। सातत्यपूर्ण जिसको बोलते हैं, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो कंसिस्टेंसी रखने के बारे में पतंजलि जी के किताबों में काफ़ी अच्छी मुझे क्लैरिटी मिली, और मुझे वही चीज़ ज़्यादा अपील की। उन्होंने डेफिनेटली जो अलग-अलग किताबें लिखी हैं, जो अलग-अलग उनकी जो डिस्क्राइब की है, अलग-अलग लेखकों के बारे में जो उन्होंने बताया है, या जो उनके जो कंटेंट के बारे में जो उन्होंने बताया है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया है, वो डेफिनेटली एक प्राउड करने वाली चीज़ ही है, क्योंकि 1 लाख किताब पढ़ना, उसको कंज्यूम करना, और उसको अलग-अलग वर्कशॉप, सेमिनार्स में लोगों को बताना, और उनको लोगों ने भी वो किताबें पढ़ना चाहिए ऐसा आग्रह करना, ये बहुत बड़ी बात है, और यही मुझे ज़्यादा अपील कर गई। बहुत ही अद्भुत सर। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप पुणे से हैं, पुणे में कई सेंटर्स हैं, तो पिरामिड सेंटर के अंडर ध्यान करके कुछ आपको ये अनुभव जो सभी के साथ साझा करने चाहिए? पत्री जी ने पिरामिड मेडिटेशन को लेके जब जब भी मैं उनका वर्कशॉप, सेमिनार्स बोलो, या जो भी स्वाध्याय को जो कार्यक्रम करते थे पत्री जी, तो उसमें मुझे और एक चीज़ अपील कर गई कि वो पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड की कैप जो पीएसएसएम के काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल में भी लाते हैं, तो वो कॉपर की जो कैप है, वो कैप पहनने के बाद मेडिटेशन जो होता है, उसके बारे में मैं आपको एक मेरा अनुभव शेयर करूंगा। 5 साल पहले मैं मेडिटेशन सुबह 3 बजे उठ के करता था, और 3 बजे से लेके 3:30, पौने 4, 4, 4:30, 1-1.5 घंटे के ड्यूरेशन से मेरी मेडिटेशन तभी होती थी। एक दिन ये हुआ कि मेडिटेशन करते करते मुझे आधा पौना घंटा हुआ होगा, सुबह का टाइम मेडिटेशन करते करते, और मेडिटेशन होने के बाद मुझे नींद लग गई, और मैं मेडिटेशन मतलब कैप निकाल के लेट गया। द मोमेंट मैं लेट गया, तभी मेरी राइट ईयर में आवाज आई, मेल की जो धीर गंभीर आवाज होती है, जो या जिसका बेस अच्छा होता है, ऐसी वॉइस थी वो। और वो 3 शब्द ये थे, डेफिनेटली ये मुझे मराठी में सुनाई दिया, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। वो 3 शब्द ये थे, तुझं आहे तुझं पाशी, तुझं आहे तुझं पाशी, तुझं आहे तुझं पाशी। इसका हिंदी में शायद ये मतलब होगा कि आपको जो भी चाहिए होता है वो आप ही के पास ही है, तो बाहर ढूंढने के बजाय अंदर ही ढूंढते रहो। तो ये 3 शब्द मैंने सुने, और मेरी नींद इमीडिएटली मैं उठा और बैठा। अरे बोले, मुझसे किसने बात की अभी? हमारे घर पे तभी हम लोग 3 लोग भी रहते थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी। तो मेरे सिवा कोई और घर में कोई मेल मेंबर तो नहीं था, तो मेरे से किसने बात की? और एकदम क्लियर कट आवाज सुनाई दी मुझे वो। और फिर मैं पगला सा गया, बोला भाई यार, किसी ने तो मेरे से बात डेफिनेटली किया, और मुझे 3 शब्द बोले, और 3 शब्द का शायद मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुकात हो सकता है। तो उसके बाद, उस एक्सपीरियंस के बाद, और मुझे 2-4 चीजें बतानी है आपको। मेडिटेशन से क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलना। बीइंग अ फिल्म मेकर, मुझे जो भी कोई सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने को कोई डिमांड करता है, या कोई क्लाइंट मेरे पास जब आता है, तो मुझे एक बेसिक थॉट देता है, वो बेसिक एक कंसेप्ट देता है। वो कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जब लिखते हो, तो तभी आपको आपकी विजुअलाइजेशन पावर जो आपके पास है, या जो आपकी क्रिएटिविटी है, या जो आप एनिमेशन जिसकी करने वाले हो, उस कैरेक्टर्स के बारे में बोलो या उस लोकेशन के बारे में बोलो, आपको
तो स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। जब से मैंने मेरा मेडिटेशन शुरू किया है तब से मुझे ये पता चला कि मेरी विजुअलाइजेशन पावर, मेरी क्रिएटिव सुझाव देने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा इंप्रूव हुई है। और ये मैं बहुत विशेष रूप से ये सभी अपने पीएमसी के जितने भी ऑडियंस है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे रात के या सुबह के टाइम में ही मुझे ये ज़्यादा समझ में आया है। प्रॉब्लम जो मुझे क्रिएटिव प्रॉब्लम जो मैं सुलझाता हूँ या जो स्क्रिप्ट में लिखता हूँ तो उसकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, उसकी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेशन जो होती है ना, तो वो सुबह के समय में ही होती है। और आज मैं इस सिलसिले को लेके काफ़ी हम्बल हूँ और मैं यूनिवर्स को भी थैंक्स हमेशा कहता हूँ एज ए ग्रेटिफिकेशन कि भाई ये मुझे ये आप सुझाव दे रहे हो या जो भी सोर्स से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू द मेडिटेशन, वो मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करता हूँ तो बहुत वंडरफुल मेरे को रिजल्ट्स मिले। मैंने करीब करीब पिछले 10 सालों में 25 से 26 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन फिल्में बनाई हैं। तो मेरे हर एक काम जो हुआ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है और मेरे क्लाइंट बहुत खुश है। और उनका ये सुझाव था मेरे लिए, या सुझाव बोलने से उनका एक फीडबैक ये था कि राजेश भाई आप जो भी हमको ये लिख के दिए हो या जो भी एनिमेशन करके आपने दिया हमको और कहीं नहीं मिलता था, तो यूनिक लगा मुझे वो एज अ आउटपुट, एज अ क्लाइंट आउटपुट। तो ये मेडिटेशन का सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे लगा। और तुझा आहे तुझं पाशी, मतलब आपको जो भी ढूंढना है, आपको जो भी आपको लाइफ में चाहिए तो आप ही के ही अंदर है वो। तो ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनर वॉइस को पहचानना, इनर वॉइस को सुनना और उसको लेके ही अपनी जिंदगी में फैसले लेना। काम के सिलसिले में फैसले हो, पैसे को लेके फैसले हो सकते हो, रिलेशनशिप को लेके फैसले हो सकते हो, या कोई और माध्यम से आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेडिटेशन का बहुत बड़ी एक मेरे लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंट जगह है, ऐसे मुझे लगता है। कि जैसे सर आप ने अभी डिस्क्राइब किया, सो कह सकते हैं कि जितना बाहर है सभी आपके भीतर भी है, तो अपने भीतर से जुड़ना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या आपका ध्यान से रिलेटेड और कोई अनुभव रहा है? ध्यान को लेके मेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे पता चली है कि मैं कंफ्यूज जो माइंड स्टेट में रहता था पहले, मेडिटेशन में आने के पहले, और आज मैं काफी हद तक बैलेंस्ड माइंडेड पर्सन बन चुका हूं। मैं कोई भी चीज करने के पहले या कोई भी चीज बोलने के पहले या कोई भी चीज किसी से भी कोई भी किसी की तरह का व्यवहार करते समय उसके पहले मैं सोचता हूं मैं क्या काम करने जा रहा हूं, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी मेंटेन होती है। और मैंने एक कामनेस को भी फील किया है, हमेशा करता हूं। किसी हेवी ट्रैफिक कंडीशन में भी कभी मैं अटक जाता हूं, बीइंग पुणे में काफी ट्रैफिक को लेकर हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो मैं जब भी कोई ट्रैफिक में फंस जाता हूं तभी भी मैं इनर माइंड से बहुत काम एंड शांत रहता हूं। मुझे पता नहीं कि ये कैसे मतलब मेरे अंदर इसका ये डेवलप हो गया, लेकिन डेफिनेटली आज जब मैं मेरे उस स्वभाव की तरफ देखता हूं तो डेफिनेटली मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है जो मुझे बैलेंस माइंडेड बनाया है। मुझे गुस्सा भी बहुत कम आना शुरू हुआ है, या आप बोल सकते हो कि भाई मेरा जो टेम्पर है वो कंट्रोल मतलब मैं जानबूझकर कंट्रोल नहीं, बाय नेचर ही वो कंट्रोल शायद कर रहा है। तो मैं ज्यादा बैलेंस माइंडेड, काम, कंपोज्ड एंड क्रिएटिव सेल्फ, तो ये एक अलग से विशेषताएं मेडिटेशन से मुझे मिली है, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। जैसे सर अभी आपने बताया कि सब आपको पहले एंगर इश्यूज रहा करते थे जो बाद में जाके ठीक भी हुआ। सो आजकल एक रिलेशनशिप के अंदर अगर बात की जाए तो एंगर इश्यूज की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। सो आपका जब ये चीज़ के साथ आप उभर गए तो आपके रिलेशनशिप में कुछ आपको परिवर्तन दिखा? वैसे तो मेडिटेशन में आने के बाद नॉट ओनली माई सेल्फ, मेरी वाइफ भी मेडिटेशन में आई है। मेरी बेटी अभी तक उतनी एक्टिवली मेडिटेशन नहीं करती है, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं होता है उससे मेडिटेशन, लेकिन मेरी वाइफ और मैं, हम लोग दोनों मेडिटेशन करते हैं। और हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम दोनों की जो सूझबूझ है रोजमर्रा की जिंदगी जीते समय, जो
अंडरस्टैंडिंग लगती है, एक दूसरे को वो जो रिस्पेक्ट देना हम जो चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो शायद हम बेटर देना शुरू किए हैं। कोई भी अपने मन के विरुद्ध कोई चीज बात हो गई या कोई किसी ने व्यवहार कर लिया, मियाँ या तो बीवी ने, दोनों हम उस उस प्रॉब्लम की तरफ बहुत ही कामली देखते हैं, सोचते हैं, और एवरीडे हम जब दिन खत्म होता है तो हम लोग 5-10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो वो जो बातें होती है वो पॉजिटिव बातें होती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। मेरी नेचर की कोई खोट या मेरी वाइफ के नेचर की कोई खोट, देखो इंसान है तो डेफिनेटली कमियां, खामियां, अच्छाई, बुराई सब होती है हर एक इंसान में। तो जो अच्छाई है वो और अच्छाई की तरफ जाने के लिए, और जो बुराई है वो मेरे में है ही नहीं, या तो वो बुराई को मैं कैसे खत्म करूं या हम दोनों एक दूसरे से कैसे बाहर निकाले, ये एक अंडरस्टैंडिंग शायद हम लोगों में पिछले 7-8 साल से एक डेवलप हुई है। और मुझे ये बिल्कुल मतलब स्पेशली पिछले 2 या 3 साल से, मतलब स्पेशली आफ्टर कोविड, तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया कि हम दोनों में, मियाँ बीवी में स्पेशली रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को 2 या 3 मिनटों में सुलझा देते हैं। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये भी एक मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन का एक अनुभव है कि भाई अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने से जो बेसिकली जो रिलेशनशिप के बारे में जो बातें करते हैं वो ज्यादा क्लियर हो गए हैं। एक दूसरे के जो भी कंट्रीब्यूशन है जिंदगी जीते समय, मियाँ बीवी का दोनों का कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ ही एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ही वो हैप्पीली जिंदगी जी सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो एक कोऑर्डिनेशन भी हमारा अच्छा अभी डेवलप हुआ है। तो ये मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि इसका हमको बेनिफिट हुआ है। ध्यान ने मतलब आपको सहायता दी, आपके रिलेशनशिप के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा सर कि सफ़र में जब आप आगे चल रहे थे तो कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ के अंदर बनी जो एक कह सकते हैं एक डाउनफॉल हर किसी की ज़िंदगी में आता है, मुश्किल परिस्थिति आती है। सो ऐसी कोई स्थिति रही और उस वक्त ध्यान ने आपको कोई सहायता करी? स्पेशली लाइफ में डाउनफॉल होना या लाइफ में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ लाइफ में नहीं मिलना, तो ये बहुत ही आम बात है। तो वो मेरे लाइफ में हर 3 या 4 साल के बाद ये दौर आता है, और ये मैं बहुत फक्र से एडमिट करता हूँ। उस दौर को पार करने के लिए जो भी एक मानसिक शक्ति लगती है या जो साइकोलॉजिकल पावर जो लगती है, या जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं बैलेंस्ड माइंडेड हुआ हूँ। बैलेंस माइंडेड का मतलब भी शायद मुझे ये बताना है आपको कि जब भी मैं अच्छे मकाम पे होता हूँ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, या कभी कभी मैं एकदम डाउनफॉल भी होता हूँ, उसके अलग अलग रीजन भी है। वो रीजन के बारे में भी मैंने काफी सोचा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये पता चला कि भाई ये जो चीजें अपने हाथ में ही नहीं है, किसी और के हाथ में भी शायद नहीं है, लेकिन वो जिंदगी में चीजें होती है डाउनफॉल को लेके, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे जाना है। तो ये जो एक एक्सेप्टेंस जो होती है लाइफ को लेके, अच्छा या बुरा, दोनों समय में, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि भाई अच्छे समय में आप ओवर कॉन्फिडेंट होने का भी संभावना होती है, या आप हर एक चीज को क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग एक्सेप्ट करने के बजाय उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि ये भी जो होने वाली है, हो जाएगी, होते रहेगी। ऐसे नहीं सोच के उसको हम लोग थोड़े अलग लेवल पे सोच के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग ना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या डाउनफॉल भी हो, बैलेंस माइंडेड रखें, उसको फेस करें, सक्सेस हो या फेल्यूर हो उसको इक्वली हम लोग डाइजेस्ट करें, और जिंदगी ज्यादा कामली जिंदगी जीने के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अपनी मेहनत करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। सर जैसे भोजन जो है उसका भी बहुत महत्व होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को। सर ने बुद्धा फूड्स के रिगार्डिंग भी बात किया है। सो मैं जानना चाहूँगा, शाकाहार आप पहले से थे या आप बाद में हुए? मैं 80% शाकाहारी ही था 13 साल के पहले। यूजुअली मैं घर के बाहर ही जब भी खाया हूँ नॉनवेज तो बाहर ही खाया हूँ, लेकिन
13 साल के बाद मेडिटेशन में आने के बाद पूरी तरह से शाकाहारी तो हो ही गया हूं। अब मैं विगन होने के तरफ मेरी जर्नी शुरू हो गई है। विगन का मतलब यह है कि कम से कम आम जिंदगी में कोई भी इंसान 2 वक्त का खाना तो मिनिमम खाता है, तो 2 वक्त में से मैं 1 वक्त का खाना विगन टाइप का फूड खाऊं, या रॉ फॉर्म में खाऊं, या सैलेड्स फॉर्म में खाऊं, वेजिटेबल्स फॉर्म में खाऊं, या फ्रूट्स के फॉर्म में खाऊं, और एक समय का खाना मैं पकाया हुआ खाना खाऊं। मतलब ये मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली वेजिटेरियन होने के आगे जाने की ये जर्नी है, और शायद ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी तरह से विगन हो जाऊं और पूरी तरह से नेचुरल फॉर्म में फूड कंज्यूम करूं, और डेफिनेटली मेरी बॉडी उसको ज़्यादा और सपोर्ट करेगी, और देन मेरी लाइफ विल बी मोर बेटर इन दैट केस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो ये एक बेनिफिट मुझे देखने को मिला है। देखिए, मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर बिकम वेजिटेरियन, या तो इवन इन दैट केस विगन फूड आप उसको एक्सेप्ट करते हो और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई भी करते हो, क्योंकि विगन मैं खाता हूं ये बोलना और रोज विगन फूड खाना, इसमें काफी फर्क है। तो आप विगन फूड खाओ या वेजिटेरियन हो जाने के बाद आपकी जो बुद्धि है, आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, आप ज्यादा काइंड पर्सन होने की तरफ आपकी जर्नी शुरू होगी। आप इक्वालिटी को ढूंढना शुरू कर दोगे, या लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। इक्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इक्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ मेल फीमेल और या अदर एनिमल्स और अदर इंसेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर एक चीज में इक्वालिटी आपको देखने को शुरुआत करोगे। उससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेफिनेटली ग्रेजुअली धीरे धीरे यू विल बिकम मोर स्पिरिचुअल जब आप होना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि आपको वेजिटेरियन फूड से भी ज्यादा वीगन फूड की ही जरूरत ज्यादा लगेगी, आपको शरीर को उसकी जरूरत लगेगी, क्योंकि खाने से ही अपना खून बनता है। हम जो खाना खाते हैं उससे ही खून बनता है। तो आपके खून, आपका जो शरीर के अंदर जो खून बहने वाला है वो ज्यादा शुद्ध हो सकता है, शायद उसके विचार आचार वो ज्यादा शुद्ध होंगे, ज्यादा आप इक्वलिटी ढूंढोगे, ज्यादा आप काइंड पर्सन हो जाओगे, तो डेफिनेटली और स्पिरिचुअल भी पर्सन होगे। तो मेरे ख्याल से आप में जो बदलाव आना शुरू होगा, आपके स्वभाव में जो बदलाव आना शुरू होगा, आप ही नहीं आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर हो या आपके फ्रेंड सर्कल हो या जो रिलेटिव्स हैं वो भी वो चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। और डेफिनेटली जब ये आदमी बहुत ही काइंड हो जाता है तो उसको काफी चीजें, वो प्रकृति से जुड़ जाता है, और प्रकृति से जुड़ जाना शायद यही स्पिरिचुअलिटी पत्री जी ने भी शायद हमको बार बार बोला है, और शायद इसी के लिए हमें ये सभी ये जर्नी जो हमारी चालू है, मेडिटेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द टेक्निक, कि हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहें तो शुरुआत कहाँ से करें, अंदर से बाहर तक या बाहर से अंदर तक, कैसे भी आप जर्नी पकड़ो वो ज्यादा ठीक ठाक हो, ज्यादा नेचुरल फॉर्म में हो, और हम प्रकृति से बहुत जल्दी अच्छी तरह से जुड़ जाए और बहुत सुखी और संपन्न तरह से अपनी जिंदगी जी पाए। यही शायद अपनी ये पूरी मेडिटेशन के क्लास को लेके या मेडिटेशन करने के पीछे या आदमी स्पिरिचुअल होने के पीछे या स्वाध्याय को लेके बोलो या किताबें पढ़ने बोलो, हम नॉलेज जो लेना चाहते हैं वो शायद इसी के लिए है कि हम प्रकृति से बहुत नैसर्गिक तरह से जुड़ जाएं। सर, जैसे आपने बताया कि प्रकृति के साथ आपको जुड़ना चाहिए, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि एक जो ध्यानी है उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और अभी आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितने समय ध्यान और कितने समय स्वाध्याय क्या करते हैं? आप मेरी जीवन शैली को अब आज मतलब पिछले स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन देखोगे तो डेफिनेटली मैं करीब करीब 1 घंटा तो मिनिमम मेडिटेशन करता हूँ, दैट टू एट द नाइट टाइम। जब मैं सोने को जाता हूँ, मेरे पूरे दिन की दिनचर्या जब खत्म हो जाती है, मैं पूरे रिलैक्स्ड होता हूँ। रिलैक्स्ड होने के बाद आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से होगी, ये मेरा खुद का अनुभव है, शायद हो सकता है कि आप लोगों को भी ये अनुभव आए। और उसके साथ साथ मैं रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे जो भी इश्यूज आते हैं हमको,
मैं ये इशू हमेशा फेस करता हूँ कि मुझे जो भी चीज को करना है, क्रिएटिव काम, मैं मेनली क्रिएटिव काम को लेके बात करूंगा क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ। तो क्रिएटिव काम करने के समय एक फ्रस्ट्रेशन लेवल से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैं 25 साल से क्रिएटिव फील्ड में काम करता हूं तो मुझे कोई भी चीज बोल तो मैं इमीडिएटली कर दूंगा, नहीं। क्रिएटिव प्रॉब्लम को सुलझाते हुए फ्रस्ट्रेशन लेवल से गुजरना पड़ता है। उस फ्रस्ट्रेशन के तरफ मैं एज अ थर्ड पर्सन, मैं राजेश बन के नहीं, एक अलग अलग इंसान, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉब्लम को तरफ देखूं, इश्यूज के तरफ देखूं, और मैं मेरा जो काम है, काम करने का जो तरीका है वो ज्यादा शांति से, ज्यादा बैलेंस माइंडेड से, और हम मराठी में कहते हैं निर्विचार होना, मतलब कोई भी विचार मन में नहीं लाना। आप जितने निर्विचार हो सकते हो, कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएगा। इस स्टेट ऑफ माइंड में जब रहना शुरू करोगे तो आपको कोई भी जो इशू आती है वो इशू आपके तरफ बिल्कुल आएगा भी नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि भाई मैं करीब करीब 60-70% टाइप की मेरी जिंदगी शायद अभी वैसी हो रही है। मैं मेरी जिंदगी में काफी खुशी महसूस करता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो खुश होके करता हूँ। भले वो शायद ये हो सकता है भाई एंड ऑफ द डे मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था या जो काम करना था वो शायद निकले ना, लेकिन स्टिल आई फील हैप्पी कि मैंने कोशिश तो की है। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कल नहीं तो परसों प्रॉब्लम सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगी। तो कोई भी जो इश्यूज है वो इशू परमानेंट नहीं रहते हैं, वो इशू टेम्पररी रहते हैं। तो टेम्पररी इशू जब रहते हैं तो वो टेम्पररी टाइम में ही खत्म होने वाले हैं। तो बस इसी को लेके हमको, मतलब मैंने ये भी काफी लोगों में देखा है कि भाई लोग जल्दी एंगर होता है, टेंशन आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है उनका छोटे छोटे लेवल पे। ट्रैफिक चलते समय गाड़ी में सिग्नल आ रहा है, 5 मिनट से सिग्नल नहीं हल रहा है यार, ये हो गया वो हो गया, चिढ़ते हैं। तो बिल्कुल नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। शांति से सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत मेरे ख्याल से सब में बदलाव आएगा। जो मुझ में बदलाव मैंने पिछले, स्पेशली आफ्टर कोविड में भी एक समय था जो 5-6 महीने जो बीच में थे 1920 का, जो बहुत खराब दौर से मैं गुजरा हूं। मैंने काफी पूरी दुनिया गुजरी है, कोई डाउट ही नहीं उसमें। तो वो तभी बैलेंस माइंडेड नहीं शायद मुझे तराशा है या सेफ जोन में रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। 2019-20 में जो लॉकडाउन लगी तो उससे मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मेरी एनिमेशन स्टूडियो थी जो पूरी शटडाउन करनी पड़ी हमको। शटडाउन तो करनी पड़ी, उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स इतने पावरफुल थे या जो भी कॉर्पोरेशन के भी रूल थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो स्टूडियो हमने बंद करवा दिया। करीब करीब 4000 स्क्वायर फीट का जो मेरा ऑफिस था वो बंद हो गया। हमारे पास 120 लोगों की टीम थी, मेरी क्रिएटिव लोगों की। तो हर एक बंदे को घर पे हमने हमारा ऑफिस का कंप्यूटर उनके घर पे दे दिया, आप वर्क फ्रॉम होम करो। तो वो जो दौर चल रहा था, घर से जब काम करना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, तो हमें ये पता चला कि भाई जो मेरा जो काम है वो डिलीवरी लेवल पे काफी इश्यूज हमको आ रहे थे, जो ऑफिस में बैठने के बाद और घर से काम करने के बाद में डिफरेंस आना शुरू हो गया। और डेफिनेटली लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो क्लाइंट्स थे, स्टार टीवी जैसे लोग हैं या जो भी टीवी चैनल के जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग हमारे काम में काफी तकलीफें या क्या बोलते हैं उसको, करेक्शंस देने लगे, सजेशन देने लगे, जो पहले नहीं डिसाइड होता था। आज अभी वो ज्यादा डिसाइड होने लगा। तो मेरा जो 30 दिन में जो मुझे काम निकाल के देना है, तो वो मुझे 45 डेज, 90 डेज, 60 डेज तक खींचता चला गया। तो मेरी डेडलाइन शूटअप होने लगी, और डेडलाइन शूटअप होने लगी, इसलिए डेफिनेटली क्लाइंट्स को हमको पेमेंट की भी डिले करनी शुरू कर दी। 120 दिन तक के क्रेडिट तक हम क्लाइंट ने हमको ले गए, लेकिन तो भी हमको काफी फॉलोअप करना पड़ा। फाइनेंशियल क्राइसिस काफी आया। जो बनाया सेटअप था हमारा 10-12 साल से, वो डेफिनेटली ब्रेक हो गया। और अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कोशिश की कि लोगों को फिर से ऑफिस में बुलाएं, फिर से उनके कंप्यूटर लेके बुलाएं, लेकिन मून लाइटिंग जो बोलते हैं, जो मेरे क्रिएटिव लोग हैं, वो लोगों ने हमारे ऑफिस के काम के बावजूद अलग अलग स्टूडियो से भी काम करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली दे आर मोर हैप्पी इन दैट, बिकॉज उन्होंने 2 इनकम सोर्स खड़ी कर दी। तो शायद अभी ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही भी होगा, क्योंकि हमसे पेमेंट, हमको 120 दिन की जो क्रेडिट मिल रही थी, तो हमको कोई चारा नहीं था। हमने हमारे स्टाफ को 120 डे के क्रेडिट तक गए, लेकिन एक हद तक ये पता चला कि ये ज्यादा खींच नहीं सकते, हम इसको सस्टेन भी नहीं कर सकते। तो हमने काफी वो केस में काम बंद कर दिए, और क्लाइंट को भी हमने सॉरी बोल दिया कि हमसे काम नहीं होगा। तो वो एक बहुत बड़ा जो बना था स्टूडियो, वो हमारा नहीं था। वो सबसे डेंजरस टाइम मुझे लग रहा हमने गुजारा है उसमें से, और मेरे ख्याल से मेरे जैसे काफी लोगों ने ये गुजारा है।
जी। बहुत ही अद्भुत आपकी जर्नी रही सर। आपका अनुभव जो आपने सभी के साथ शेयर किया, उससे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने अपने अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरे जो भी 7-8 साल की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बातें करूं। आपने मुझे अच्छे सवाल भी पूछे, तो आई एम श्योर मैंने उसका ठीक तरह से आंसर देने की कोशिश की है। और जो दर्शक है अपने पीएमसी हिंदी के, वो भी शायद कुछ जरूर जरूर सीख पाएंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो दर्शकों, जाना हमने राजेश खेले जी के अनुभवों के बारे में, कैसे ध्यान ने उनके रिलेशनशिप में क्लैरिटी को लाया, जो उनके कमर्शियल कंसेप्ट थे, उनके जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसके अंदर क्लैरिटी आई, और उन्होंने अपने पत्री जी के रिगार्डिंग भी अपने अनुभव भी शेयर किए। ऐसे ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए ध्यानी के साथ, मास्टर के साथ, और जानेंगे उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में।